अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सरसाइज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें। तो क्विकली हम मूव करते हैं अपने आज के पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। उसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास सपोज करें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर हम कंसीडर करते हैं वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी। अच्छा, इन दोनों के बारे में पहली कंडीशन उसने ये कही है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह देते हैं जी ए इज परपेंडिकुलर टू बी। दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल लेंथ्स के हैं। इक्वल लेंथ्स के होने का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है ये एग्जैक्टली इक्वल है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। इस चीज का मतलब ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ये दो कंडीशंस उसने मेरे सामने रखी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अच्छा, इन कंडीशंस के बाद वो कहता होना क्या चाहिए, वो कहता आपने ये शो करना है कि जब इनका मैं सम लेता हूँ, सम लेने का मतलब है ए में ऐड करते हैं बी को। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल सपोज करता हूँ मैंने लिया ए प्लस बी, इनका क्या लिया हमने, सम ले लिया ए प्लस बी। और वो कहता है ए प्लस बी जब आप लेते हैं तो ए प्लस बी परपेंडिकुलर होता है ए माइनस बी। उसने यही बोला हुआ है कि उनका सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज वो कहता है इस ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ये एग्जैक्टली इक्वल होगी ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड। हमने ये भी शो करना है, तो ये दो चीजें हमने प्रूव करनी है और ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। पहली चीज तो ये कि ये स्टेटमेंट आपने एमसीक्यू में याद रखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर और सेम लेंथ्स के होंगे तब उनका सम और डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और सम और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड सेम होगी। ये तो एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यूज हो गए। फिर इसको प्रूव कैसे करना है, अब देखिए हमने सबसे पहले ड्रॉ किया एक वेक्टर ए, ये वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया और एक वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। अब पहला वेक्टर पहले के हेड से दूसरा वेक्टर बी हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये वेक्टर बी हो गया और ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या था, ए था। पहले वेक्टर की टेल को मैंने ज्वाइन किया आखिरी वेक्टर के हेड से, तो ये मुझे रिजल्टेंट मिल गया। इसको फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस बी, एक रिजल्टेंट ये आ गया। अब दूसरी चीज मैंने डिफरेंस फाइंड करना है, वो है ए माइनस बी। इस चीज का मतलब जो ए माइनस बी होता है इन एक्चुअल क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा है, अगर दो वेक्टर्स को हमने माइनस करना है तो ए माइनस बी इन एक्चुअल होती है एडिशन ही है, लेकिन करते क्या है, हम ए के अंदर किस चीज को ऐड करेंगे, ए के अंदर हम ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ बी। ए के अंदर नेगेटिव ऑफ बी ऐड करने, इस चीज का मतलब ये बी की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, बी को उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, दैट इज नेगेटिव ऑफ बी। पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड से मिलाया तो ये आपके पास आर डैश सपोज करें आ गया, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमारा टारगेट क्या था, फिगर तो मुझे बता रही है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम आ रही है, ये आपके सामने है, दोनों की लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है। हम इसको एक तो डायग्राम की मदद से ग्राफिकल मीन से कैसे शो कर सकते हैं। अब मुझे इतना पता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वाला एंगल कितना है, 90 का है। सेम ये वाला एंगल भी कितना है, 90 का एंगल है। ठीक है, ए एंड बी इज 90 डिग्री, ये हमें पहले ही पता था कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, राइट ट्राइंगल में अगर मैं एंगल ए ओ बी फाइंड करना चाहूँ तो ये एंगल ए ओ बी किस चीज के इक्वल है, इन राइट ट्राइंगल एंगल ए ओ बी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी 45, ये भी 45 और ये वाला 90 का। सेम इस ट्राइंगल में जो एंगल है बी ओ सी ये भी कितना है, 45 का। इस चीज का मतलब ये हुआ ये जो एंगल बन गया ए ओ सी, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एग्जैक्टली कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इन दोनों को ऐड किया तो ये एंगल 90 का आ गया। ये तो हो गई कि ग्राफिकल अप्रोच।
मैंने इसी चीज को मैथमेटिकल अप्रोच से भी तो जाहिर करना है। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए आपने एक ही चीज याद रखनी है, दो वेक्टर्स तब परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। इस चीज का मतलब अगर a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब r और r डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, r और r डैश का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, r का डॉट प्रोडक्ट लूं मैं r डैश के साथ, इसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो r और r डैश, r का मतलब a प्लस बी है और r डैश का मतलब a माइनस बी है, ये दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। हम फिर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हुए r की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे a माइनस बी। मैंने यही किया, हमने पहले लिखा a प्लस बी और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने a माइनस बी के साथ, हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। अब करना क्या, सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर। फिर इस a ने b से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और ये माइनस था, तो ये b से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस a b बन जाएगा। अब इस b ने पहले इस a से मल्टीप्लाई होना है, b माइनस प्लस का और a आपके पास ये भी प्लस का है, तो b a प्लस का लिख लें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव होता है, तो b a लिखने की बजाय आप इसको a b भी लिख सकते हैं, ये प्लस का a b। और फाइनली प्लस का b और माइनस का b मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का b, माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्लस वाला तो माइनस वाले से कैंसिल हो रहा है, ये तो हमें नजर आ रहा था। बाकी रह जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाकी रह गया यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसका आंसर 0 होना चाहिए। कैसे 0 आता है, हमें पता है a और b तो बराबर थे, ये हमें शुरू में उसने बता दिया था कि a इज इक्वल टू बी है। जब a इज इक्वल टू बी है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जाहिर करेगा कि r और r डैश परपेंडिकुलर है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैथमेटिकल अप्रोच में आपने इसको ऐसे करना है। दूसरी चीज थी, हमने ये बताना था कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड a माइनस बी की मैग्नीट्यूड के भी बराबर है, ये वाली चीज भी तो प्रूफ करनी। उसके लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है, ऊपर फार्मूला नहीं यूज किया, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिए। रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने ये शो करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो r फाइंड करते हैं ना, ये r के लिए a की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है, और एंगल बिटवीन a एंड b 90 है। तो मैंने पुट किया a स्क्वायर b की जगह b स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 90, कॉस 90 पे 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, बाकी रह गया r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर r डैश फाइंड करना है, r डैश के लिए a की वैल्यू a है लेकिन b की जगह माइनस b है, और एंगल अगेन 90 बनता है, तो इसके लिए पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90, ये 0 हो जाएगा। तो बाकी ये वाली वैल्यू रह जाएगी, r डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और एट द एंड आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब r और r डैश का जो आंसर है वो एक्जैक्टली सेम है। इस चीज का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह आपने मैथमेटिकली इसको भी शो कर देना है, ये मैथमेटिकली भी इस तरह से इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको इस तरह से ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to vector of same magnitude। अब ये इन एक्चुअल बुक में एक एग्जांपल भी है, उसमें एक लेंथी प्रोसीजर है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमने ये कहना है कि रिजल्टेंट बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और कंडीशन ये है कि a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड के बराबर है, इन दोनों के जब रिजल्टेंट लेते हैं r, वो सारी चीजें बराबर आ जाती हैं। तो हमने एक जर्नल वैल्यू असाइन कर दी f, आप कोई भी वैल्यू असाइन करें f की जगह, आप c कह लें d कह लें, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, फिर वहां पे वही वैल्यू लिखेंगे। हमने f कह दिया, हमने इन सब की जगह f स्क्वायर प्लस 2af कॉज ऑफ थीटा पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद फॉर्म, ये वाली फॉर्म बन जाती है स्क्वायर लेने के बाद, माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से जस्ट 2f स्क्वायर को दूसरी तरफ जाके डिवाइड किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2,
थीटा इधर ही रहेगा, कॉस दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा, कॉस इन्वर्स -1/2 एंगल क्या आ जाएगा 180, सॉरी 120। और उसको डायग्राम की मदद से आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि इस तरह से जी ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा। अब कैसे ए और बी के दरमियान एंगल 120 आया, देखें बी इधर है, एंगल बिटवीन टेल्स होता है, तो मैंने ए को इस वजह से एक्सपेंड किया हुआ है, ए इधर है, तो एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान टेल्स के दरमियान मैयर होता है, तो ये एंगल 120 आएगा। इस एंगल के ऊपर ए और बी की मैग्नीट्यूड और इनके रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड्स होंगी वो हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा ही है, वो कहते हैं सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंजमेंट हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। ये आपके पास एक क्लोज पॉलीगॉन में एक वेक्टर एल है, दूसरे एम है, एन है, ओ है और पी है, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया और ये क्लोज शेप बना लेते हैं। तो आपने अभी एक क्वेश्चन कल के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि तीन वेक्टर्स हैं, उनका वेक्टर सम कब जीरो हो सकता है। हमने कहा था जब वो हेड टू टेल रूल से इस तरह ऐड हो कि वहां पे कोई रूम ना बचे रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह ही ना हो, तो उनका सम जीरो होता है। अब सेम वही वाला केस है कि आपके पास 1 2 3 4 5 वेक्टर्स आ गए और पांचों हेड टू टेल रूल से इस तरह ऐड है, यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट ड्रॉ करने की तो कोई जगह ही नहीं है, रूम ही नहीं है फॉर रिजल्टेंट। जब रूम ही नहीं है, वो क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, क्लोज शेप बना रहे हैं, तो जब भी वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड हो और वो क्लोज शेप बनाए, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस चीज का मतलब इन सब का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा गौर से समझना है। क्वेश्चन ये है कि करेक्ट आंसर आपने आइडेंटिफाई करना है, और वो कहता है टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड्स, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ। अच्छा, इसको अब जरा दोबारा से फिगर ड्रॉ करके ना मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपके पास सपोज करें कुछ इस तरह से सिनेरियो था, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, इस डायरेक्शन में वेस्ट होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, साउथ होता है। वो कहता है जी जो एक्स है वो मूव कर रहा है किधर, इधर। इस चीज का मतलब एक्स की अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एक्स। हम सपोज कर लेना कि दोनों की वेलोसिटीज, ये देखें ये सिनेरियो है, वी एक्स है वी, और जो दूसरी है उसकी वेलोसिटी क्या सपोज कर लें, वाई है, तो वी वाई। दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन इक्वल स्पीड है, वी एक्स एंड वी वाई, मतलब उनकी वेलोसिटीज तो डिफरेंट ही होंगी ना, ये याद रखते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं तो उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। इस वजह से एक वेलोसिटी को वी एक्स और दूसरी को वी वाई। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई क्यों नहीं किया, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, लेकिन चूंकि ये वेलोसिटीज हैं तो वी एक्स और वी वाई हमने उनकी वेलोसिटीज को सपोज कर लिया, और एक्स की वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ है, ये वी एक्स है। अच्छा फिर क्या कहता है, वो ये कहता है कि बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन वाई, वाई के ऊपर एक शिप वाई जो जा रही है उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, द पेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज नॉर्थ ईस्ट। अच्छा वाई का मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये बताया कि उसे जो रिजल्टेंट डायरेक्शन नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू रीजन वो यहाँ पे है, वो किधर नजर आ रही है, उसको इधर नजर आ रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, उसने यही बोला नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक हो गया। तो इस चीज का मतलब ये जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट इन दोनों का कैसे फाइंड किया, डिफरेंस मतलब y की अपनी वेलोसिटी, x की एक अपनी वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही, y को जो फील हो रही है, वो जो वेलोसिटी इसको फील हो रही होगी वो आपके पास होगी वी एक्स माइनस वी वाई। इस चीज का मतलब ये वाली जो वेलोसिटी यहाँ पे है जो उसको फील हो रही है, ये जो मैंने रिलेटिव शो किया है क्या पेरेंट वेलोसिटी, इस वेक्टर की वैल्यू है वी एक्स माइनस वी वाई, और ये इन एक्चुअल रिजल्टेंट है जो उसको फील हो रहा है। अब हेड टू टेल रूल को सिंपली माइंड में लाएं। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे, हम कहते थे पहला वेक्टर, पहले के हेड से दूसरा वेक्टर, और पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दें तो रिजल्टेंट आएगा। इस केस में मेरे पास रिजल्टेंट है वी एक्स माइनस वी वाई। क्यों, एक्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई है, दैट इज वी एक्स माइनस वी वाई। अगर होती वाई की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वी वाई माइनस वी एक्स होता। इस तरफ वी एक्स था। अब देखें रिजल्टेंट भी मुझे पता है
और मुझे इतना पता है कि हेड टू टेल रूल से आता है, तो हेड टू टेल रूल में आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो ए तो मेरे पास है वी एक्स, और बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव है। इस चीज का मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वी वाई, लेकिन कौन सा, नेगेटिव। इस चीज का मतलब यहाँ पे पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में है नेगेटिव वी वाई। मुझे नेगेटिव वी वाई से कंसर्न नहीं था, मुझे तो बतानी है वी वाई की एक्चुअल डायरेक्शन। तो नेगेटिव से ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली बनती है, इन एक्चुअल वी वाई किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, आपको नजर आ रहा है ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है। इस चीज का मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स वेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपको बुक से समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बुक शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जी, आपको विजिबल होगी बुक। वो कहता है a horizontal force F is applied to a small object P of mass M। ये कुछ ये सिनेरियो है आपके पास कि ये फोर्स है और इस पॉइंट P जिसका मैस M है इसके ऊपर ये एक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इक्वल टू एम जी। और इस वेट का रिएक्शन किधर होगा, ये होगा, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द वेट। अच्छा, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन उसी डायरेक्शन में इसका कॉस कंपोनेंट वो ये होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा इसका एम जी कॉस, ये वेट का कॉस कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा फिर, ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इस वाले को मैं इधर भी तो शो कर सकता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में है एम जी साइन ऑफ थीटा, इधर या इधर। एक्चुअल एक्ट तो इधर इसी पॉइंट पी के ऊपर कर रहे हैं। चलें देखते हैं आगे क्या कहता है। इनक्लाइन टू एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे इनक्लाइंड था, मुझे पता था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप अलोंग द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड लग रही है वो। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा, सेम यही वाला एंगल थीटा किधर होगा, इधर भी होगा। इस फोर्स को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में। फोर्स का एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, और ये थीटा के सामने है तो ये बनेगा एफ का साइन कंपोनेंट। कौन से वाला बनेगा, एफ ऑफ साइन थीटा। और दूसरा कंपोनेंट किधर बनेगा, ये बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा एफ ऑफ कॉस थीटा। अब ये दो फोर्सेज हैं जो इस सरफेस के ऊपर लग रही हैं, प्लेन के ऊपर, प्लेन के सरफेस पे। एक है एफ कॉस थीटा और दूसरी एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में थी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा की ये दोनों ऑपोजिट थी, इनमें से एक पॉजिटिव है दूसरी क्या है, नेगेटिव है। तो ये एफ कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, सेम आपके पास उसी डायग्राम को हमने रिजॉल्व किया इसी मेथड में। आपके पास एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, उसका क्या आ गया था, आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का। वो कहते हैं इफ all the components of the vectors a1 and a2 were reversed, how would this alter a1 cross a2। इसको करने के दो तीन मैकेनिज्म हैं। पहले एक मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। सपोज करें मेरे पास अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, आई जे के। पहला कंपोनेंट ए वन के लिखेंगे, ए वन एक्स, इधर क्या आएगा, ए वन वाई
और इधर आएगा A1 Z। सेम नीचे A2 X A2 Y एंड A2 Z। ये आपके पास आएंगे A1, ये पॉजिटिव की औलाद होगा। नेगेटिव के लिए क्या करना है, तो -A1 जब डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। अब इन दोनों रोज में से अगर आप माइनस को कॉमन ले लेंगे, आप माइनस को कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा रो 1 से रो 2 से, तो बाहर आपके पास इवेंचुअली माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। उसका आंसर भी क्या आएगा, सेम यही वाला आ जाएगा। आपको एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं, आप एक्सपेंड करके सॉल्व करें फिर भी सेम आएगा। इस चीज का मतलब ये होगा कि A1 क्रॉस A2 इजैक्टली इक्वल है -A1 क्रॉस -A2 दैट इज इक्वल टू A1 क्रॉस A2। तो मैथमेटिकली ये सेम आता है और ये सायर करता है कि A1 क्रॉस A2 विल नॉट आंसर। एक मेथड है ये। दूसरा मेथड है ग्राफिकल, आप इसको भी बताएंगे बाय राइट हैंड रूल। ग्राफिकली कैसे कर, मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरे पास था A1 और ये था A2। अब हमने क्या बतानी है, हमने A1 क्रॉस A2 की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे, राइट हैंड रूल से। आपने फिंगर्स को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब आपकी राइट हैंड की फिंगर्स इधर आएंगी। किस तरह हाथ को रखना है कि जब आप A2 की तरफ कल करें तो शॉर्टेस्ट एंगल बने। इस चीज का मतलब जब शॉर्टेस्ट एंगल से कल करूंगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका थंब आएगा, जो आपको डायरेक्शन बताएगा A1 क्रॉस A2। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा उसने कहा कि दोनों को रिवर्स कर दें। हम रिवर्स कैसे करना है, देखिए A का रिवर्स इधर क्या आएगा, A को रिवर्स किया तो इधर क्या आ गया, -A1। A2 को रिवर्स करें तो A2 को रिवर्स करने के लिए इधर मुझे लेके जाना पड़ेगा -A2। अब आपने फर्स्ट वेक्टर इस -A1 की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखना है राइट हैंड की कि जब कल करें तो एक A2 के साथ शॉर्टेस्ट एंगल बने। मतलब हमें इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा फिंगर्स को कल करके। जब इस डायरेक्शन में करूंगा तो अगेन आउटवर्ड बनता है। इस चीज का मतलब फिर डायरेक्शन क्या बनती है, दोनों केसेस में डायरेक्शन क्या आती है, ये कॉमन आती है। इस वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A1 और A2 की डायरेक्शन को कम्प्लीटली रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट MCQ सीखने को मिला। आपके पास टॉर्क है R क्रॉस F, अगर आप R और F दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क की डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एक को रिवर्स करेंगे तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई इस लेक्चर से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं।